तो जब कमर्शियल दुनिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटता है ना, तो मतलब सबसे बड़ा विवाद इस बात पे नहीं होता कि गलती किसकी है। हाँ, वो तो आमतौर पर साफ ही होता है कि किसने वादा तोड़ा है। बिल्कुल। बल्कि असली विवाद इस बात पर होता है कि उस टूटे हुए वादे की कीमत कैसे तय की जाए। और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में ये समझना बहुत जरूरी है। एकदम सही। तो आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन ही यही है। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत डैमेजेस यानी क्षतिपूर्ति की इस जटिल दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। और हमारे पास जो लीगल रिसर्च, आर्टिकल्स और हिस्टोरिकल केस लॉज का एक बड़ा स्टैक है, हम उसके आधार पर इसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसे अनपैक करते हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत में ही मेरा मतलब है एक बहुत बुनियादी सिद्धांत को स्पष्ट करना जरूरी है। वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ में डैमेजेस का जो उद्देश्य है ना, वो कभी भी उल्लंघन करने वाले पक्ष को सजा देना या पनिश करना नहीं होता है। अच्छा, मतलब सजा नहीं देनी है? जी, क्रिमिनल लॉ में सजा का प्रावधान होता है, लेकिन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स अलग बुनियाद पर काम करते हैं। यहाँ मुख्य लक्ष्य रेस्टिट्यूशन का होता है। रेस्टिट्यूशन मतलब पुरानी स्थिति में वापस लाना। बिल्कुल। कानून पीड़ित पक्ष को आर्थिक रूप से उसी स्थिति में वापस स्थापित करने का प्रयास करता है जिसमें वो तब होता जब कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी रुकावट किए पूरा हो गया होता। तो यह बदले की भावना नहीं है? नहीं, ये कमर्शियल संतुलन को वापस लाने का एक तार्किक तरीका है। तो मान लीजिए एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण लेते हैं। जी, अगर कोई कुरियर कंपनी मेरी किसी मशीन की डिलीवरी में देरी कर देती है तो क्या होगा? यहाँ पर हमें डैमेजेस के प्रकारों को समझना होगा। मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार, ओके। जी, पहला कौन सा है? पहला है जनरल डैमेजेस, जिन्हें ऑर्डिनरी डैमेजेस भी कहा जाता है। ये वो नुकसान है जो स्वाभाविक रूप से कॉन्ट्रैक्ट टूटने के कारण होते हैं। जैसे अगर सप्लायर ने माल नहीं दिया और बाजार से महंगा खरीदना पड़ा। एकदम सही। कॉन्ट्रैक्ट में तय की गई कीमत और मौजूदा मार्केट प्राइस के बीच का अंतर सीधे तौर पर जनरल डैमेज में आएगा। ये तो समझ आता है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है स्पेशल डैमेजेस। ये वो नुकसान है जो किसी विशेष परिस्थिति के कारण होता है, लेकिन इसमें एक शर्त है। कैसी शर्त? स्पेशल डैमेजेस तभी मिल सकते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय दोनों पार्टियों को उन विशेष परिस्थितियों की पहले से जानकारी हो। मतलब अगर मैंने सप्लायर को नहीं बताया कि मशीन ना आने से मेरा एक्सपोर्ट ऑर्डर रद्द हो जाएगा, तो वो जिम्मेदार नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। जानकारी का आदान प्रदान ही लायबिलिटी तय करता है। समझ गया। और बाकी 2 प्रकार कौन से हैं? तीसरा है नॉमिनल डैमेजेस। इसमें कॉन्ट्रैक्ट तो टूटता है, लेकिन कोई वास्तविक आर्थिक नुकसान नहीं होता, तो अदालत सिर्फ एक छोटा सा टोकन अमाउंट देती है। सिर्फ ये साबित करने के लिए कि कानूनी अधिकार का हनन हुआ। हाँ। और चौथा है एग्जेम्पलरी या प्यूनिटिव डैमेजेस। इनका उद्देश्य सजा देना होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में बहुत रेयर है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब क्या हम अदालत में जाकर किसी भी नुकसान की भरपाई मांग सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर एक बहुत बड़ी सीमा तय होती है। Here's where it gets really interesting. क्या एक चेन रिएक्शन की कोई कानूनी सीमा होती है? बहुत सख्त सीमा होती है, और इस सीमा को समझने के लिए 1854 का एक मशहूर इंग्लिश केस है, हैडली बनाम बैक्सनडेल। अरे हाँ, हैडली बनाम बैक्सनडेल, ये तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सबसे क्लासिक केस माना जाता है। जी, इस केस की कहानी बहुत दिलचस्प है। हैडली की एक मिल थी जिसका क्रैंकशाफ्ट टूट गया था और उसे रिपेयर के लिए भेजना था। हाँ, तो हैडली ने बैक्सनडेल की कुरियर कंपनी को शाफ्ट डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन डिलीवरी में भारी देरी हो गई, जिसकी वजह से मिल कई दिनों तक बंद रही होगी। बिल्कुल। फिर हैडली ने कुरियर कंपनी पर केस कर दिया। हाँ। और मिल बंद रहने के दौरान हुए मुनाफे की मांग की, यानी लॉस्ट प्रॉफिट्स। तो क्या अदालत ने उन्हें वो मुनाफा दिलवाया? नहीं, कोर्ट ने मना कर दिया। क्यों? गलती तो कुरियर कंपनी की थी। गलती थी, लेकिन कुरियर कंपनी को ये नहीं बताया गया था कि उस एक शाफ्ट के बिना पूरी मिल ठप पड़ जाएगी। अच्छा, तो उन्हें स्पेशल परिस्थितियों की जानकारी नहीं थी। जी। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो कानून को लायबिलिटी की एक रेखा खींचनी ही पड़ती है। केवल वही नुकसान रिकवर हो सकता है जो रीजनेबली फॉरसीएबल हो, जिसका उल्लंघन के समय तार्किक रूप से अनुमान लगाया जा सके। एकदम सही। और इसी से जुड़ा एक और केस है, विक्टोरिया लॉन्ड्री का। वो बॉयलर डिलीवरी वाला केस? हाँ, उसमें डिलीवरी में देरी की वजह से लॉन्ड्री को जो रोजमर्रा के बिजनेस का नुकसान हुआ, वो तो कोर्ट ने दिलवा दिया, क्योंकि वो जनरल डैमेज था। लेकिन लॉन्ड्री को एक बहुत भारी मुनाफे वाला अनजान सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने वाला था, जो हाथ से निकल गया।
तो क्या उस सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान विक्रेता को भरना पड़ा? नहीं, क्योंकि विक्रेता को उस लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने उसे बहुत ज्यादा रिमोट मानकर खारिज कर दिया। तो रिमोटनेस का ये नियम व्यापार में एक बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र है। अनजाने जोखिमों का बोझ किसी पर नहीं डाला जा सकता। बिल्कुल। लेकिन नुकसान को पैसों में कैसे तौला जाता है? मतलब इसका मेजरमेंट कैसे होता है? इसके लिए हमें सेक्शन 73 यानी सेक्शन 73 को देखना होगा। इसमें ड्यूटी टू मिटिगेट का सिद्धांत है। ड्यूटी टू मिटिगेट यानी नुकसान को कम करने की जिम्मेदारी। हाँ, पीड़ित पक्ष की यह ड्यूटी है कि वो अपने नुकसान को कम करने की कोशिश करें। वो सिर्फ बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। जैसे अगर कोई किराएदार अचानक लीज तोड़कर घर खाली कर दे तो मकान मालिक आराम से बैठकर बचे हुए महीनों के किराए का इंतजार नहीं कर सकता। एकदम सटीक उदाहरण है। मकान मालिक को तुरंत नया किराएदार ढूंढने की कोशिश करनी होगी, वरना अदालत पूरे डैमेजेस नहीं देगी। बिल्कुल नहीं देगी। जो नुकसान टाला जा सकता था उसकी भरपाई कानून नहीं करता। ये बहुत लॉजिकल है। लेकिन आजकल कई कॉन्ट्रैक्ट्स में पहले से ही जुर्माना या पेनल्टी लिखी होती है, उसका क्या? वो लिक्विडेटेड डैमेजेस के तहत आता है सेक्शन 74 यानी सेक्शन 74 में। तो अगर अग्रीमेंट में लिख दिया कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा, तो क्या वो देना ही पड़ेगा? यहाँ इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में एक बहुत बड़ा फर्क है। कैसा फर्क? इंग्लिश लॉ में लिक्विडेटेड डैमेजेस जो कि नुकसान का सच्चा अनुमान होते हैं और पेनल्टी जो डराने के लिए होती है, दोनों में सख्त अंतर है। और भारत में? भारत में सेक्शन 74 इस जटिल अंतर को खत्म कर देता है। भारतीय अदालतों का फोकस सिर्फ रीजनेबल कॉम्पेंसेशन यानी उचित मुआवजे पर होता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखी रकम सिर्फ एक अपर लिमिट का काम करती है। हाँ, अदालत कभी उस रकम से ज्यादा नहीं दिलवाएगी, लेकिन वास्तविक नुकसान को देखकर उसे कम जरूर कर सकती है। ये तो बहुत न्याय संगत है। बिल्कुल। फतेहचंद और कैलाश नाथ एसोसिएट्स के केस इसके बेहतरीन उदाहरण है। कैलाश नाथ वाले केस में तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए का मामला था ना? जी, डीडीए ने एक प्लॉट नीलाम किया था। कैलाश नाथ ने बयाना राशि जमा की, लेकिन पूरी पेमेंट नहीं कर पाए। फिर डीडीए ने प्लॉट किसी और को ज्यादा कीमत पर बेच दिया होगा। हाँ, और उन्हें मुनाफा हुआ। फिर भी उन्होंने कैलाश नाथ की बयाना राशि जब्त कर ली, बिना किसी नुकसान के। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब आपको कोई एक्चुअल लॉस हुआ ही नहीं, तो आप कोई भी पेनल्टी या बयाना जब्त नहीं कर सकते। बिना वास्तविक नुकसान के भरपाई का कोई आधार नहीं है। फंडा क्लियर है। एकदम क्लियर। लेकिन एक बात बताइए, कई मामलों में नुकसान मापना इतना सीधा नहीं होता। अब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। जी, मान लीजिए एक बड़ा पुल बन रहा है और ठेकेदार की वजह से 6 महीने की देरी हो गई। अब मशीनरी खाली खड़ी है, हेड ऑफिस का खर्च चल रहा है। इसे कैसे नापेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने मैकडॉमेट जजमेंट में इसके लिए 3 गणितीय फॉर्मूले को मान्यता दी है। 3 फॉर्मूले। पहला कौन सा है? पहला है हडसन फॉर्मूला। ये पुराना है और कॉन्ट्रैक्ट के किताबी आंकड़ों पर निर्भर करता है, जो टेंडर भरते समय दिए जाते हैं। हाँ, इसीलिए इसकी आलोचना होती है क्योंकि ये वास्तविकता से दूर हो सकता है। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है एमडन फॉर्मूला। ये ठेकेदार के पूरे बिजनेस के वास्तविक हिस्टोरिकल ओवरहेड्स का इस्तेमाल करता है, जो ज्यादा सटीक है। और तीसरा? तीसरा इचले फॉर्मूला है। ये बहुत सिस्टमैटिक है। ये देरी के लिए एक डेली ओवरहेड रेट निकालता है, यानी प्रतिदिन का खर्च निकालकर उसे देरी वाले दिनों से गुणा कर दिया जाता है। बिल्कुल। इससे अदालत को एक ठोस गणितीय आधार मिलता है। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि कमर्शियल रियलिटी को समझता है। सही कहा आपने। अच्छा, अब एक और दिलचस्प परिदृश्य पर आते हैं। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट तकनीकी रूप से शुरुआत से ही वॉइड या रद्द हो जाए, लेकिन एक पक्ष ने ईमानदारी से काम कर दिया हो, तो क्या उसकी मेहनत बेकार जाएगी? नहीं, यहीं पर क्वांटम मेरिट का सिद्धांत आता है, जो सेक्शन 70 के तहत काम करता है। क्वांटम मेरिट मतलब जितना काम उतना दाम? बिल्कुल। ये अनजस्ट एनरिचमेंट को रोकने के लिए है। कानून ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई तकनीकी खामी का फायदा उठाकर मुफ्त में काम करवा ले। इसका कोई केस लॉ है क्या? क्रेवन एलिस बनाम कैनन्स लिमिटेड का केस इसका क्लासिक उदाहरण है। इसमें क्या हुआ था? एक व्यक्ति को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। उसने बहुत काम किया, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी नियुक्ति करने वाले डायरेक्टर्स ही अयोग्य थे। तो उसका अपॉइंटमेंट एग्रीमेंट ही शून्य हो गया? हाँ, कंपनी ने उसे पैसे देने से मना कर दिया, ये कहकर कि कॉन्ट्रैक्ट तो था ही नहीं। लेकिन अदालत ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि एग्रीमेंट भले ही वॉइड हो, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी सेवाएं दी हैं और कंपनी ने उसका लाभ उठाया है, इसलिए क्वांटम मेरिट के तहत उसे उचित भुगतान करना होगा। ये तो बहुत शानदार है।
मतलब कानून बुनियादी आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करता है। जी। तो अगर हम आज के इस डीप डाइव को समेटें तो ये साफ है कि डैमेजेस का लक्ष्य सिर्फ भरपाई है, बदला लेना नहीं। बिल्कुल। फोर्सिएबिलिटी का नियम जरूरी है और नुकसान कम करने की कोशिश भी। What's fascinating here is कानून एक तरफ पार्टी ऑटोनॉमी का सम्मान करता है कि आप अपनी शर्तें खुद तय करें, और दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित करता है कि कोई अनुचित फायदा ना उठाए। ये एक बेहतरीन संतुलन है। ये जानकारी श्रोताओं के लिए बहुत अहम है। अगली बार जब भी कोई कमर्शियल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा जाए तो उसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस के क्लॉज को ध्यान से देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जो मैं सामने रखना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। आज दुनिया ब्लॉकचेन और एआई आधारित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ बढ़ रही है। कोड इज लॉ। सोचिए, अगर भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट टूटते ही बिना कोड जाए सीधे बैंक अकाउंट से पेनल्टी कट जाए तो क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्या तब हमें रीजनेबल कॉम्पनसेशन तय करने वाले इंसानी जजों की जरूरत पड़ेगी? या क्या कोई एल्गोरिदम ये समझ पाएगा कि नुकसान कम करने की कोशिश की गई थी या नहीं? ये एक बहुत ही विचारणीय सवाल है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। क्या टेक्नोलॉजी ही हमारा नया कानून होगी? ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।